हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री के अध्याय 1 ठोस अवस्था को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ठोस अवस्था क्या होता है। वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है तथा जो क्रिस्टलीय जालक में निबिड़ संकुलन संरचना द्वारा संकुलित रहते हैं ठोस कहलाते हैं। अब निबिड़ संकुलन संरचना से हमारा क्या तात्पर्य है, आइए आपको बताते हैं। निबिड़ संकुलन संरचना का तात्पर्य है पास पास रहने वाली संरचना। ये एकदम पास पास रहने वाली संरचना है, अतः ये निबिड़ संकुलन संरचना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय अथवा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो आइए देखते हैं क्रिस्टलीय अथवा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस में अंतर लेते हैं ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो वो निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति के होते हैं। अब निश्चित ज्यामिति से क्या तात्पर्य है ये हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम NaCl की एक संरचना लेते हैं। इस संरचना में आप देखेंगे कि Na के चारों तरफ आपको Cl मिलेगा। Na के चारों तरफ आपको Cl मिलेगा और यदि Cl के चारों तरफ आप देखें तो आपको Na मिलेगा। Cl के चारों तरफ आपको Na मिलेगा, अतः ये एक निश्चित संरचना है। और अक्रिस्टलीय ठोस का संरचना देखें जिसका उदाहरण रबर है, तो इसमें आपको इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होगी, यादृच्छिक होगी, किसी भी तरह से इसके अंट संट पड़े रहेंगे। ये देखिए जैसे कि रबड़, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण रबड़ है। इसमें इसकी कोई संरचना का कोई आधार नहीं है, ये किसी भी तरह से उल्टे सीधे पड़े रह सकते हैं। ये है यादृच्छिक ज्यामिति के। तो अब इसकी भाषा लिख देता हूँ। क्रिस्टलीय ठोस निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति के होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित ज्यामिति के होते हैं। निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति। और अक्रिस्टलीय ठोस की अनिश्चित ज्यामिति होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट अंतर है वो है गलनांक एवं क्वथनांक। तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। अगर ये पिघल रहे हैं, मान लिया किसी बर्फ को हम पिघला रहे हैं और यह 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहे हैं, तो तब तक ये पिघल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेंगे जब तक पूरा बर्फ जल ना बन जाए। और अक्रिस्टलीय ठोस के अनिश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होता है। ये ताप के एक परास में, परास मतलब होता है रेंज, ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। जैसे आपने टायर को जलते देखा होगा, अगर टायर जलता है तो टायर का कुछ भाग जल रहा होता है, कुछ भाग पिघल रहा होता है और कुछ भाग धीरे धीरे नरम पड़ रहा होता है। अगर ये
20 से 180 के बीच में पिघल रहे हैं, तो 20 से 180 के बीच में इनका तापमान कुछ भी हो सकता है, इनका कोई निश्चित तापमान नहीं रहेगा। तो हमारा दूसरा जो गलनांक एवं क्वथनांक है, दूसरा टॉपिक निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक क्रिस्टलीय ठोस का होगा, अक्रिस्टलीय ठोस का अनिश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होगा। चलिए इसकी भाषा लिख देता हूँ। गलनांक एवं क्वथनांक, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विदलन गुण। अब इसका तीसरा गुण विदलन गुण है। क्रिस्टलीय ठोस का स्पष्ट विदलन होता है। जैसे कि अगर पनीर को काटा जाए तो एकदम इसका स्पष्ट विदलन होता है। विदलन से तात्पर्य है अलगाव का, बिखराव का। किसी तेज धारदार चाकू से काटने पर इसका स्पष्ट विदलन होता है। इसके अपेक्षा यदि अक्रिस्टलीय ठोस के कणों को काटा जाए तो इनमें अस्पष्ट विदलन होगा। इन्हें तेज धारदार चाकू से काटने पर इनकी नई जनित सतह सपाट खुरदरी होती हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में अस्पष्ट विदलन होता है। अगर क्रिस्टलीय ठोस कणों को काटा जाए जैसे कि पनीर को, तो इनमें स्पष्ट विदलन होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस के कणों को काटा जाए जैसे कि रबड़ को, तो इनमें जो है अस्पष्ट विदलन होता है। इनकी सतहें खुरदरी होती हैं, यानी कि अलगाव सीधा नहीं होता है। और पनीर को काटने पर इनकी सतहें चिकनी होती हैं। अब तीसरा गुण है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र के आधार पर इनका शीतलन वक्र जो होता है वह असतत होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र सतत होता है। अब इसके असतत और सतत होने से क्या तात्पर्य है आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लिया हमने किसी वस्तु को ले लिया, किसी वस्तु को हमने पैराग्राफ पर ले लिया। अब ये हो गया ताप, इसको ये हो गया समय। समय के साथ इसको ठंडा कर रहे हैं हम। मान लिया हमने भाप को लिया और समय के साथ ठंडा कर रहे हैं।
160 डिग्री पर भाप है, 160 से 150, 140, 120 और उसके बाद 100 होगा। तो जब धीरे धीरे ठंडा हो रहा तो ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा, लेकिन जब 100 पे आएगा कि तब भाप जल में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा, और भाप जब तक जल में परिवर्तित हो रहा है तब तक यह सीधा हो जाएगा, वहीं पे उसका तापमान नियत हो जाएगा। उसको बोलेंगे अवस्था परिवर्तन। यहाँ अवस्था परिवर्तन होगा। लेकिन मान लिया पूरा भाप जल में परिवर्तित हो गया, अब इसे और भी ठंडा कर रहे हैं, और ठंडा करने पर ये होगा 70, 80, 40, 20। मान लिया एक स्थिति आ गई जब 0 डिग्री हो गई, तो अब ठंडा करने पर फिर से हमारा जो है गिरने लगेगा तापमान गिरने के तत्पश्चात फिर एक समय आएगा तो 0 डिग्री पे आ जाएगा, फिर से यह नियत हो जाएगा, यानी कि अगर इसके शीतलन वक्र को देखा जाए तो पहले ऐसे गया, उसके बाद सीधा हो गया, फिर एकदम असतत गया, फिर सीधा हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब इसका जो है शीतलन वक्र असतत होता है, असतत शीतलन वक्र। जबकि इसके शीतलन वक्र को अगर देखा जाए तो इसका शीतलन वक्र सतत होता है, क्योंकि ताप के परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। इसको हमने समय के साथ ठंडा करना शुरू किया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल सतत जाएगा ये, यानी कि इसका शीतलन वक्र सतत होगा। अब इसकी है अगला पॉइंट है, इसका अगला गुण है प्रकृति। प्रकृति जो वास्तविक ठोस होता है, क्योंकि जब इनके कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था है तो यह दूर तक जाएंगे और मजबूत होंगे, और अक्रिस्टलीय ठोस के कणों की लघु परासी व्यवस्था तो आभासी ठोस है, इनके कणों की व्यवस्था दूर तक नहीं जा सकती है, क्योंकि इनके कणों के अगल बगल व्यवस्था। मान लीजिए हमें दीवार बनाना है तो हमने ईंटों को क्रम में लगा दिया, क्रम में लगा के हमने पूरी दीवार तैयार कर दी, लेकिन अगर इन्हीं ईंटों को अनिश्चित क्रम में कर दिया जाए तो ये दीवार हमारा गिर जाएगा, नहीं चल पाएगा ज़्यादा दूर तक। यही सिस्टम इनमें है, यानी कि इनका जो है ये वास्तविक ठोस हैं। वास्तविक ठोस हैं ये, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो आभासी ठोस होते हैं। अब अगला पॉइंट है कणों की व्यवस्था। इनके कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था है, क्योंकि ये वास्तविक ठोस हैं। यदि वास्तविक ठोस है तो इनके कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होगी, लंबी होगी, और जो आभासी ठोस हैं इनके कणों की व्यवस्था लघु परासी होगी, कम दूरी तक ही जा पाएंगे, क्योंकि ये अनिश्चित क्रम में है। इनके कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है, ये कम दूरी तक ही जा पाते हैं, क्योंकि इनके कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं,
उल्टे सीधे पड़े होते हैं। इसके कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। अब दैसिकता, अगला पॉइंट है दैसिकता। अगला गुण है दैसिकता। दैसिकता के आधार पर इनका क्या होता है। ये विषम दैसिक होते हैं, ये विषम दैसिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैसिक होते हैं तथा अक्रिस्टलीय ठोस समदैसिक होते हैं। अब विषम दैसिक से क्या तात्पर्य है और समदैसिक से क्या तात्पर्य है, ये मैं आपको समझाता हूँ। दैसिकता के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस विषम दैसिक होते हैं। इसके लिए हम आपको पुनः वही NaCl का उदाहरण लेते हैं। अब इसको अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से देखने पर चारों तरफ से Cl- ही दिखाई देगा, लेकिन यदि इधर से देखा जाए तो इधर से देखने पर पूरा यहाँ से वहाँ तक Na+ ही दिखाई देगा। लेकिन यदि इसको इधर से देखा जाए तो Na+ Cl-, Na+ Cl-, और इधर से देखा जाए तो Cl- Na+, Cl- Na+, यानी कि अलग अलग दिशाओं से देखने पर इनके कणों की व्यवस्था अलग अलग होती है, विषम दैसिक होती है। अब विषम दैसिकता, इसकी भाषा लिख देता हूँ। यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं तो विषम दैसिक कहलाते हैं एवं गुण विषम दैसिकता कहलाती है। यदि भिन्न भिन्न दिशाओं पर से देखने पर गुण भिन्न भिन्न होते हैं तो विषम दैसिक कहलाते हैं। तथा गुण विषम दैसिकता कहलाता है। अब क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो समदैसिक होते हैं। इसका उदाहरण है रबड़, और रबड़ के कणों की व्यवस्था कुछ इस तरह से होती है। अब इसे यदि इधर से देखा जाए तब भी भीड़ ही नजर आएगा, इधर से देखा जाए तब भी भीड़ ही नजर आएगा, और इधर से देखा जाए तब भी भीड़ ही नजर आएगा। किसी भी तरह से देखा जाए तो हमें समान परिस्थिति नजर आएगी, कणों की व्यवस्था एक समान दिखेगी, उसमें कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा, अर्थात ये समदैसिक हैं।
अब इसकी भाषा लिख देता हूं। यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भांति गुणधर्म समान होते हैं तो समदैशिक कहलाते हैं। यौन गुण समदैशिकता कहलाती है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।